मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में है। मुख्यमंत्री तक के घर पर हमला बोला जा रहा है, लेकिन एक बार फिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल और खास तौर से जिस तरह से मीडिया इसका इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये सही है? क्या हिंसा रुक गई थी? क्या नहीं रुकी थी। खबरें आनी रुक गई थी। मणिपुर में चल कुछ और रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। देखिए, इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर यानी IDMC ने इसी साल मई में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि साउथ एशिया में साल 2023 में 69,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिनमें से 67,000 लोग सिर्फ मणिपुर से थे, जिन्हें मणिपुर हिंसा के चलते अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। यह आंकड़ा सिर्फ साल 2023 तक का ही है। इस साल के आंकड़े तो इससे कहीं अधिक बड़े होंगे, क्योंकि हालात सामान्य नहीं है। पिछले हफ्ते ही हुए हमले में लगभग 19 लोगों की जान चली गई। इनमें से 10 लोग वो भी थे जिन्हें पुलिस ने उग्रवादी घोषित कर रखा था, लेकिन कुकी उन्हें गांव का रक्षक मानते थे। इनके मारे जाने के बाद कुकी समुदाय आरोप लगा रहा है कि पुलिस मैतेइयों के साथ मिली हुई है। तो सवाल तो यह है ही कि क्या पुलिस सच में मैतेइयों के साथ मिली हुई है? साथ ही मैतेई और कुकी में से विक्टिम कौन है, पीड़ित कौन है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस मामले को शुरू से समझना पड़ेगा। देखिए, मणिपुर में यह हिंसा तब से जारी है जब साल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने हिंदू मैतेइयों को ST का दर्जा देने की बात कही, जिसका कुकी और नागा आदिवासियों ने विरोध किया। इसी दौरान राज्य की बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया और इससे हिंसा और अधिक भड़क गई। अब यहाँ पर कुछ सवाल और भी बनते हैं। हिंदू मैतेइयों को ST का दर्जा मिलने से कुकी और नागा आदिवासियों को दिक्कत क्या है, जिसने इतनी बड़ी हिंसा को जन्म दे दिया है? और बीजेपी सरकार के ऐसे कौन से फैसले थे जिन्होंने मणिपुर को आग में झोंक दिया? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। मणिपुर में CM आवास और विधायकों के घरों में तोड़फोड़ हुई तो एक बार फिर से लोगों को मणिपुर की याद आई। हुआ ये कि मैतेई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने CM के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान 6 विधायकों के घर को भी निशाना बनाया गया। गुस्साई भीड़ ने चर्च पर भी हमला कर दिया। ये सब मणिपुर में मौजूद भारी संख्या में सेना और अन्य सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुआ है। इससे पहले 11 नवंबर को 6 मैतेई लोग लापता हो गए थे, बाद में जिनकी लाशें असम की जीरी नदी में मिली। मीडिया भले ही इस हिंसा के लिए फिर से शब्द का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि मणिपुर में हिंसा कभी रुकी ही नहीं थी। और अगर हमें यह समझना है कि यहाँ हिंसा रुक क्यों नहीं रही है, तो इसके लिए हमें हिंसा के जड़ तक जाना होगा। और हिंसा के जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले मणिपुर राज्य की भौगोलिक स्थिति, परिस्थिति को समझना होगा। सबसे पहले आप मणिपुर का ये मैप देखिए। मणिपुर एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह है। इसमें इम्फाल घाटी पिच की तरह बिल्कुल बीच में है। ये पूरे मणिपुर का 10% हिस्सा है। इसमें राज्य की लगभग 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाका है, जहां प्रदेश की लगभग 42% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये ज्यादातर हिंदू हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। पहाड़ी इलाकों में 33 रजिस्टर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, जिनमें मुख्य रूप से नागा और कुकी जनजाति हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई धर्म से हैं। मणिपुर के बाकी 20 विधायक इन जनजातियों से ही हैं। मणिपुर में करीब 8% मुस्लिम और करीब 8% सनमही समुदाय के लोग हैं। मणिपुर में घाटी और पहाड़ी के इस डिवाइड की वजह से कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिले हुए हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिले। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर नहीं रह सकता, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों के बीच लड़ाई की आग बढ़ती जा रही थी और उसी में घी डालने का काम किया था बीजेपी की बीरेन्द्र सिंह सरकार ने। सरकार ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभयारण्य में गैर कानूनी कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए
सरकार ने मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 की आड़ में इस कथित कब्जे को हटाने के लिए ड्राइव भी शुरू कर दी। इस ड्राइव का आदिवासियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे पुरखों की जमीन है, हमने कब्जा नहीं किया है, बल्कि हम सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं। लेकिन जब ड्राइव नहीं रुकी तो सरकार की इस ड्राइव को आदिवासियों ने अपनी पुरखों की जमीन से जबरदस्ती हटाने की तरह ले लिया, जिससे आदिवासियों में सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। विरोध बढ़ने पर राज्य सरकार ने इन इलाकों में धारा 144 लगाकर प्रदर्शन करने पर पाबंदी भी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि कुकी समुदाय के सबसे बड़े जनजातीय संगठन कुकी इनपी ने सरकार के खिलाफ बड़ी रैली निकालने का ऐलान कर दिया। इस रैली के दौरान कांग पोकपी नाम की जगह पर पुलिस और रैली में शामिल भीड़ के बीच टकराव हुआ। इसमें 5 प्रदर्शनकारियों समेत 5 पुलिस वाले भी घायल हो गए। इसी बीच एक और बड़ा इंसिडेंट ये हुआ कि मणिपुर सरकार सालों से चले आ रहे एक शांति समझौते से पीछे हट गई। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट किया, जिसका मकसद था राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, लेकिन 10 मार्च 2023 को मणिपुर बीजेपी सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन है जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी यानी ZRA और कुकी नेशनल आर्मी यानी KNA। ये दोनों संगठन हथियारबंद हैं। सरकार के समझौते से पीछे हटने से कुकी समुदाय में ये बात फैल गई कि सरकार उनके साथ शांति से निपटना ही नहीं चाहती है, जिसके बाद कुकी समुदाय सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए तैयार हो गया। अब इससे तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कुकी समुदाय सरकार के खिलाफ कैसे गया। अब ये समझिए कि कुकी बनाम सरकार की ये लड़ाई कुकी बनाम मैतेई की कैसे बनी। देखिए, मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले 1 दशक से मैतेई को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मैतेई समुदाय के एक संगठन मैतेई ट्राइब यूनियन ने कोर्ट से कहा कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ, उससे पहले इस समुदाय को ST का दर्जा मिला हुआ था। इसके अलावा पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए उन्हें यह दर्जा दिया जाना जरूरी है। उनके पास सिर्फ इम्फाल वैली में जमीन खरीदने का अधिकार है और ये पूरे मणिपुर का सिर्फ 10% हिस्सा है। ये अन्याय है। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी सेंट्रल शेड्यूल्ड ट्राइब्स मामलों के मंत्रालय की सिफारिश हाजिर करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कुकी, नागा और अन्य जनजातियों का मानना है कि मैतेई का मणिपुर की राजनीति और दूसरे पावर सेंटर्स में पहले से ही बहुत दबदबा है। ये पढ़ने लिखने के साथ साथ संपत्ति के मामलों में भी आगे हैं। अगर मैतेई को भी जनजाति यानी ST का दर्जा मिल गया तो ट्राइबल्स हाशिए पर चले जाएंगे। ST का दर्जा मिलते ही मैतेई पहाड़ों पर जमीन खरीद सकेंगे। वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, ऐसे में वहां के संसाधनों पर उनका कब्जा हो जाएगा। मैतेई जिन्हें पहले से ही अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS जैसे रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, इन्हें ST समुदाय में शामिल करना सिर्फ पॉलिटिक्स थी। इसी वजह से 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने के विरोध में था। इस मार्च में स्थिति बिगड़ गई और इसने कम्युनल वायलेंस यानी हिंसा का, दंगों का रूप ले लिया। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग, और यहाँ से लड़ाई कुकी बनाम सरकार से कुकी बनाम मैतेई में बदल गई। मणिपुर में कुकी और मैतेई कम्युनिटी के बीच में नफरत की दीवार हर दिन बड़ी होती जा रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। मैतेई समुदाय को रिजर्वेशन देने के मसले पर शुरू हुई हिंसा अब मणिपुर के विभाजन की मांग तक पहुंच गई है। राज्य के चुराचांदपुर जिले में कुकी मिजो ने इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी ITLF नाम का एक संगठन बनाया है। ये संगठन यहाँ तक कहने लगा है कि ये इलाका अब मणिपुर का हिस्सा ही नहीं है। तमाम बातें एक तरफ, अभी भी सवाल जस का तस है कि आखिर हिंसा रुक क्यों नहीं रही है मणिपुर में। मणिपुर में जारी इस हिंसा के ना रुकने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सरकार इसे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रही है। इस हिंसा को रोकने के बजाय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के चुनावों में बिजी रहते हैं, तो वहीं मणिपुर की राज्य सरकार बस मोदी जी को रिट्वीट करने में व्यस्त रहती है।
उस समय बीरेन सिंह के एक मंत्री ने दावा किया कि बीरेन सिंह राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन नहीं दिया क्योंकि इम्फाल में उनके घर के बाहर कई महिलाओं ने समर्थन के प्रतीक के रूप में मानव श्रृंखला बनाई थी। यहाँ सरकार जिस तरह की नीति अपना रही है उससे मुझे नायक फिल्म का ये डायलॉग याद आता है कि वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। लगभग 1.5 साल से एक राज्य जल रहा है और जिस तरह की चुप्पी मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई हुई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है भाई। ऐसा लगता है हमारे सुप्रीम लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए देश में ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, विरोध के, प्रतिरोध के। 2023 मणिपुर एथनिक वायलेंस, 2022 अग्निपथ प्रोटेस्ट, 2020-21 फार्मर प्रोटेस्ट, 2019-20 CAA NRC प्रोटेस्ट, 2016 जाट रिजर्वेशन एजिटेशन, 2015 गुजरात पटेल रिजर्वेशन एजिटेशन। ये बेहद चिंताजनक है कि जनता को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, मगर सरकार है कि आंख और कान मूंदे बैठी रहती है। और इनकी IT सेल, उनका तो पूछो मत, इनकी IT सेल के ट्रोल्स जनता को ही आतंकवादी साबित करने में लगे रहते हैं। मणिपुर के जो हालात हैं या फिर लगातार जिस तरह से जनता को बार बार सड़कों पे आना पड़ रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बता दें। ये रिपोर्ट लिखी है हमारे साथी आसिफ ने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।